राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। आज हम अपनी राजस्थान इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश, गोहिल वंश चल रहा था हमारा। अब अपन अपनी क्लास को एक रफ्तार देंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जैसे CET एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम आ चुका है, तो अब अपनी क्लास को रफ्तार देंगे। जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास पसंद आई तो लाइक कर दे, अच्छा सा कमेंट कर दे क्लास के ऊपर दोस्तों। बड़ी तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास के अंदर जवान सिंह। कहाँ से? महाराणा जवान सिंह से अपना टॉपिक आज का प्रारंभ होगा, जो चलेगा महाराणा शंभू सिंह तक दोस्तों। यानी कि 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1961 ईस्वी तक अपन क्या है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बन रहे हैं, टॉपिक के अंदर से जो महत्वपूर्ण बातें हैं अपने परीक्षा में उपयोगी हैं, उनका अध्ययन करते हुए हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से अपने परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो हम छोटे छोटे बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं जवान सिंह की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जवान सिंह की बात करें तो जवान सिंह, जो महाराणा जवान सिंह है, इनका शासनकाल क्या था? पहली बात नॉर्मल है, ध्यान रखना है, हमें परीक्षा में आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि शासनकाल से प्रश्न आए, कभी कभार मिलान वाले प्रश्न पूछ ले तो उसमें दे दे। बाकी अब वो क्या है कि तथ्य वाले ज़्यादा पूछते नहीं है, अब क्या है थोड़े से घुमा फिरा कर पूछते हैं, फिर भी ध्यान रखना है। तो जवान सिंह का जो शासनकाल है वो है दोस्तों 1828 से लेकर 1838 ईस्वी तक, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों जवान सिंह जी का? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 31 मार्च। कितनी मार्च? 31 मार्च 1828 ईस्वी के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। ये ध्यान रखना, मोटी मोटी बात है कि जवान सिंह का शासनकाल क्या है। तो जो जवान सिंह जी का जो शासनकाल है वो शासनकाल है 1828 से 1838 ईस्वी तक। 31 मार्च 1828 को इनका राज्याभिषेक होता है। अब वो बात करें अपन कि 15 मार्च, अगला बिंदु ले रहा हूँ दोस्तों, अगले बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से समझना, परीक्षा में प्रश्न निकल सकता है कि 15 मार्च 1829 ईस्वी को जवान सिंह को राज्याभिषेक के रूप में, जवान सिंह को राज्याभिषेक के रूप में किसने, किस सरकार की ओर से टिका आया था? अंग्रेज सरकार की ओर से या मुगल सरकार की ओर से? अंग्रेज सरकार की ओर से टिका आया, तो कौन लेके आया? इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न निकल सकता है, थोड़ा सा बिंदु को समझना। तो 1829 ईस्वी में, कब? 15 मार्च 1829 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार की ओर से, यानी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से उनका एक कप्तान था, कप्तान का नाम है कप्तान कोब। क्या है? कप्तान कोब। ये कप्तान कोब क्या है, हमारे जो महाराणा है उदयपुर के, कौन? महाराणा है उदयपुर के, उदयपुर के जवान सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ था, क्या हुआ था? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था। तो इस राज्याभिषेक के लिए कप्तान कोब अंग्रेजी सरकार की ओर से, किसकी? अंग्रेजी सरकार की ओर से इन जवान सिंह जी के पास क्या है, टिक्का लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? टिक्का लेकर आते हैं। एक गद्दीन सिन्नी के नाम से टिक्का लेकर आते हैं। क्या लेते हैं? राज्याभिषेक का टिक्का लेकर आते हैं और वेट करते हैं जवान सिंह जी को कि ये हमारी सरकार की ओर से क्या है, टिक्का है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जवान सिंह जी मेवाड़ के क्या है, पहले महाराणा थे। कौन थे? जवान सिंह जी मेवाड़ के पहले महाराणा थे। ध्यान रखना, जवान सिंह जी क्या थे? एक तो मेवाड़ के पहले महाराणा, पहले क्या थे? महाराणा थे, जिनको दोस्तों क्या है अंग्रेजों की ओर से, किनको? अंग्रेजों की ओर से,
अंग्रेजों की ओर से क्या है, टीका प्राप्त हुआ था। जवान सिंह जी को अंग्रेजों की ओर से टीका प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अपन। तो अगला जो अपना बिंदु है, वो बिंदु अगला कौन सा आता है देखते हैं। अगला बिंदु आता है जवान सिंह जी। ध्यान रखना दोस्तों, अगले बिंदु के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जवान सिंह जी। बिल्कुल आपको बिंदुवार नोट्स लिखने का मौका मिलेगा। मैं पीपीटी इसीलिए तैयार करके लेकर आया हूँ कि आप नोट्स भी लिख सकते हो। नोट्स भी अंदर मैं टॉपिक जैसे ही जवान सिंह कंप्लीट होगा तो मैं नोट्स साथ में दूंगा। छोटे छोटे बिंदु को मैं समझाते चल रहा हूँ, समझना। जवान सिंह जी दोस्तों 5 फरवरी, कब, 5 फरवरी 1832 ईस्वी के अंदर जवान सिंह जी 5 फरवरी 1832 ईस्वी में अजमेर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, अजमेर जाते हैं। और अजमेर के अंदर 5 फरवरी 1832 ईस्वी के अंदर जो भारत के कौन, जी गवर्नर जनरल थे, उनसे क्या है, मुलाकात करते। अब वो 5 फरवरी 1832 ईस्वी में कहाँ गए, अजमेर गए। अजमेर के अंदर दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल, अब वो भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या है, जवान सिंह जी मुलाकात करते। क्या करते हैं, एक मुलाकात करते हैं। और जिंदा रहने के लिए दोस्तों मुलाकात जरूरी है। और यह मुलाकात कब होती है, तो मुलाकात होती है 5 फरवरी 1832 ईस्वी के अंदर। फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ कि जवान सिंह जी 5 फरवरी 1832 ईस्वी में अजमेर के अंदर भारत के गवर्नर जनरल, कौन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मुलाकात करते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगला जो जवान सिंह जी के शासनकाल में एक बिंदु और याद करना है हमें, वो है कि जवान सिंह के शासनकाल में मेवाड़ एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये एजेंसी की स्थापना किसने की, ब्रिटिश सरकार ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये ध्यान रखना है। और ये स्थापना कहाँ पर हुई थी ये ध्यान रखना है। तो मेवाड़ एजेंसी की जो स्थापना होती है, ये स्थापना होती है दोस्तों 1836 ईस्वी के अंदर। कब, 1836 ईस्वी के अंदर स्थापना होती है। ठीक है, मेवाड़ एजेंसी की स्थापना 1836 ईस्वी में कहाँ पर होती है, तो यह स्थापना होती है नीमच के अंदर। मेवाड़ एजेंसी की स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो नीमच के अंदर की गई थी। यानी कि मेवाड़ एजेंसी कहाँ पर गठित है, नीमच के अंदर। कब हुई थी, 1836 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों। आगे बढ़े, अगले बिंदु को ध्यान रखें। तो जवान सिंह जी के शासनकाल के अंदर, कहाँ के दोस्तों, जवान सिंह जी के शासनकाल में नेपाल के अंदर जो गुहिल वंश था, जवान सिंह जी के शासनकाल में जो नेपाल का गुहिल वंश था, उस गुहिल वंश का शासक कौन, उस गुहिल वंश का जो शासक था, वो शासक क्या करता है दोस्तों, उस शासक का नाम तो था राजेंद्र विक्रम शाह। क्या नाम था, राजेंद्र विक्रम शाह। राजेंद्र विक्रम शाह ने अपना प्रतिनिधित्व, क्या है, एक अपना प्रतिनिधित्व बनाकर, अपना प्रतिनिधित्व बनाकर, यानी कि ये कहते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और व्यक्ति को मेरा पद सब कुछ देकर उसको कहीं और भेजता हूँ। दोस्तों जैसे ऐसा होता है कि अपने परिवार से किसी व्यक्ति को कहीं जाना होता है, अपने समाज या रिश्तेदार में किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन को अटेंड करने के लिए, जब वो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति होता है, अपने परिवार का बुजुर्ग या अपने माता पिता, वो उस फंक्शन में रिश्तेदार के नहीं जा पाते हैं, तब वो अपने बेटे या बेटी को भेजते हैं। तब अपन वहाँ जाके क्या कहते हैं कि पिताजी क्या है नहीं आ पाए हैं और पिताजी ने हमें उनकी जगह उनके रूप में भेजा है, उनकी जगह उनके रूप में। इसी प्रकार से
जवान सिंह जी के शासनकाल के अंदर नेपाल के जो गुहिल वंश है, उस गुहिल वंश के शासक राजेंद्र विक्रम शाह ने अपना प्रतिनिधित्व बनाकर मेवाड़ भेजा था। मेवाड़ उदयपुर क्या किया था, अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। क्या भेजा था, अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। यह ध्यान रखना। अगला बिंदु हमारे जवान सिंह जी का क्या ध्यान रखना है, तो जवान सिंह जी ने एक निर्माण कार्य करवाया था और बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य माना जाता है उनका। उन्होंने जो निर्माण कार्य करवाया था वो करवाया था जल निवास महल का। अब ये जल निवास महल कहाँ पर बनवाया है दोस्तों, तो पिछोला झील है, उस पिछोला झील के तट पर, पिछोला झील के तट पर क्या है, जल निवास महल बनवाए। क्या बनवाए, जल निवास महल बनवाए थे। ये जल निवास महल किसने बनवाए, तो जवान सिंह ने बनवाए। किसने बनवाए दोस्तों, जवान सिंह ने बनवाए। ध्यान रखना, पिछोला झील के तट पर जल निवास महल बनवाए थे जवान सिंह जी के बारे में दोस्तों। ये बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। आगे बढ़े तो जवान सिंह जी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 30 अगस्त 1838 ईस्वी के अंदर। क्या हो जाती है, 30 अगस्त 1838 के अंदर जवान सिंह जी की क्या है, मृत्यु हो जाती है। अब जवान सिंह जी की मृत्यु हो गई, लेकिन ध्यान रखना जवान सिंह जी की ये जो मृत्यु होती है वो उस समय क्या थे, निसंतान थे। यानी कि जवान सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, तब जवान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब निसंतान मृत्यु होती है तो अगला राजा कोई ना कोई तो बनेगा। कौन बनेगा, तो आप सभी को पता है कि सरदार सिंह बनेंगे। अब सरदार सिंह कहाँ के पुत्र थे, किनके पुत्र थे, कहाँ के निवासी थे, तो सरदार सिंह जो बनते हैं वो कहाँ के, बागोर के सामंत शिवदान सिंह के पुत्र थे। ठीक है। अब जवान सिंह के अंदर कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लो नोट्स भी आ गए आपके सामने, आप चाहो तो इनको उतार सकते हो अच्छे से, वापस समझ लेना। अपन ने जो जो पढ़ा है वो सभी इसके अंदर बिंदुवार नोट है। जवान सिंह शासनकाल देखा था 1828 से 1838 ईस्वी तक। राज्याभिषेक 31 मार्च 1828 ईस्वी। 15 मार्च 1829 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार की तरफ से कप्तान कोब गद्दीन सिनी का टीका लेकर उदयपुर पहुंचा था। मेवाड़ का पहला महाराणा था जिसे मुगलों की बजाय अंग्रेजों की ओर से राज्याभिषेक की सनद या टीका प्राप्त हुई थी। अगला बिंदु, महाराणा जवान सिंह ने 5 फरवरी 1832 ईस्वी को अजमेर में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या है, मुलाकात की थी। 1836 ईस्वी में मेवाड़ एजेंसी नीमच में स्थापित की गई और कर्नल स्पेयर्स पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुआ था। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुआ था वो कौन हुआ था, कर्नल स्पेयर्स पॉलिटिकल एजेंट। नेपाल में गुहिल वंश के शासक महाराजा राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने प्रतिनिधित्व मेवाड़ उदयपुर में भेजे थे। पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर के तट पर जल निवास महल बनवाए थे। 30 अगस्त 1838 ईस्वी को निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये तो रहे नोट्स इनके। अब अपन अगले राजा की ओर बढ़े तो अगले राजा है हमारे महाराणा सरदार सिंह। कौन है अगले राजा दोस्तों, महाराणा सरदार सिंह है। तो महाराणा सरदार सिंह के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो महाराणा सरदार सिंह किन के पुत्र थे और कहाँ के थे, तो ये थे बागोर के। कहाँ के, बागोर के जो सामंत शिवदान था, बागोर के सामंत शिवदान सिंह के पुत्र थे। शिवदान सिंह के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है भाई, शिवदान सिंह के पुत्र थे, बागोर के सामंत शिवदान सिंह के पुत्र थे। यानी कि बात करें तो जवान सिंह के कौन थे, दत्तक पुत्र थे। जवान सिंह के कौन थे, ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे ये। ठीक है, 2 बिंदु हो गए सर।
तीसरा बिंदु बताइए, तो इनका शासनकाल देख लेते हैं। शासनकाल इनका 1838 से तो प्रारंभ होगा, क्योंकि 1838 में जवान सिंह की मृत्यु हुई थी। कब तक शासन करेंगे, तो ये बात अच्छी बात है, ये करेंगे 1842 ईस्वी तक शासन करेंगे। कब तक करेंगे, तो 1842 ईस्वी तक शासन करेंगे। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब होता है, तो इनका राज्याभिषेक होता है 1838 ईस्वी के अंदर, आपको ध्यान रखना। अब कब होता है, तो दोस्तों यह होता है 30 अगस्त को। वैसे इतना डीपली जाना नहीं है, केवल इतना ही ध्यान रखना कि इनका जो राज्याभिषेक है वो 1838 ईस्वी के अंदर हो जाता है। ठीक है, महाराणा सरदार सिंह के दोस्तों एक संगीताचार्य थे। कौन थे, संगीताचार्य, यानी कि महाराणा सरदार सिंह जी को संगीत जो सिखाते थे, जो संगीत के गुरु थे, उनका नाम था श्री कृष्णानंद व्यास। क्या नाम था, श्री कृष्णानंद व्यास। ये सरदार सिंह के संगीत गुरु थे। संगीत गुरु होते हुए इन्होंने एक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, कृष्णानंद जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है राग कल्पद्रुम। श्री कृष्णानंद व्यास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो ग्रंथ है राग कल्पद्रुम। इस राग कल्पद्रुम की जो रचना है वो रचना हुई थी 18 मार्च को। कब, 18 मार्च 1842 ईस्वी के अंदर इसकी रचना होती है। ठीक है, 18 मार्च 1842 ईस्वी के अंदर इस राग कल्पद्रुम की रचना श्री कृष्णानंद व्यास करते हैं, जो सरदार सिंह के संगीत गुरु थे। ठीक है, महाराणा सरदार सिंह ने दोस्तों क्या है, सरदार सिंह जी ने अपने गुरु को, किसको, अपने गुरु को दोस्तों क्या करते हैं, इस राग सागर से सम्मानित करते हैं। क्या करते हैं, राग सागर से सम्मानित करते हैं। श्री कृष्णानंद व्यास को सरदार सिंह ने राग सागर से क्या है, सम्मानित किया था। यानी कि राग सागर की क्या है, उनको एक उपाधि देते हैं कि आप कौन हो, राग सागर हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करें तो सरदार सिंह के शासनकाल में और क्या घटनाएं घटित हुई, तो दोस्तों सरदार सिंह के शासनकाल में याद रखने वाली एक बात है कि इनके शासनकाल में भील जनजाति का आंदोलन होता है। कौन सा होता है, एक भील जनजाति है, उस भील जनजाति का आंदोलन होता है। यानी कि इनके शासनकाल में हम ये याद कर सकते हैं कि जनजातीय आंदोलन होता है। तो इनके शासनकाल के अंदर एक भील जनजाति है, उसका क्या है, आंदोलन होता है। यह आंदोलन दोस्तों इतना तेज होता है, उपद्रव यानी कि आंदोलन ही होता है, इस उपद्रव का अर्थ आंदोलन। ये आंदोलन भील जनजाति द्वारा इतना तेज होता है और इतना क्या है, प्रभावकारी होता है, जिसको ध्यान रखकर इस आंदोलन, इस उपद्रव को दबाने के लिए, किसको, इस उपद्रव को, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि एक सेना का गठन करती है। किसका, एक सेना का गठन करती है और उस सेना का नाम रखती है मेवाड़ भील कोर। क्या करती है, मेवाड़ भील कोर का गठन करती है। ध्यान रखना, सरदार सिंह के शासनकाल में भील जनजाति का आंदोलन होता है और वो आंदोलन इतना तेज होता है, इतना प्रभावकारी होता है, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा एक सेना का गठन किया जाता है। उस सेना का नाम रखते हैं मेवाड़ भील कोर, जिसे हम इंग्लिश में MBC कहते हैं। ये क्या करती हैं कि इस भील जनजाति के आंदोलन को दबाने का काम करती है। ठीक है, और इस सेना में सैनिक कौन होंगे, भील को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इस मेवाड़ भील कोर का गठन कब होता है, तो ये ध्यान रखना, इसका गठन होता है 1841 ईस्वी के अंदर। कब होता है दोस्तों इसका गठन, इसका गठन होता है 1841 ईस्वी के अंदर
इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया है खेरवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? खेरवाड़ा के अंदर बनाया गया है। इसका कमांडर कौन है दोस्तों? इसका कमांडर था जेसी ब्रुक। कौन था? जेसी ब्रुक इसका कमांडर था। और इसका कार्य क्या था? मेवाड़ बिल कोर का कार्य क्या था? तो मेवाड़ बिल कोर का कार्य था बिलों पर नियंत्रण करना। क्या करना? बिलों पर नियंत्रण करना, ये कार्य था। ठीक है। सरदार सिंह से ये एक बात ध्यान रखनी है कि बिलों पर क्या है? नियंत्रण करना। ठीक है। सरदार सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु होती है 14 जुलाई 1842 ईस्वी में। क्या हो जाती है? सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है। अभी तक अपने दो शासक पढ़े, जवान सिंह और सरदार सिंह। जवान सिंह के अंदर दोस्तों मोटे मोटे बिंदु बता दूं तो दो बिंदु याद रखना है। एक तो इनको अंग्रेजी सरकार की ओर से क्या है? गद्दी सिंह का टीका प्राप्त हुआ था। राज्याभिषेक का टीका कब प्राप्त हुआ था? 15 मार्च 1829 में। दूसरा बिंदु, ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मुलाकात की थी 5 फरवरी 1832 ईस्वी में। तीसरा, पिछोला झील के तट पर जलनिवास महल बनवाए थे। और चौथा बिंदु ध्यान रख लेना कि नेपाल और मेवाड़ के गोहिल वंश के अंदर क्या है? पुण्य संबंध स्थापित हुए थे, क्योंकि राजेंद्र विक्रम शाह ने अपना प्रतिनिधित्व मेवाड़ भेजा था। ठीक है। और छोटा बिंदु पांचवा याद रखो, तो मेवाड़ एजेंसी की स्थापना नीमच में की गई थी। सरदार सिंह के अंदर एक तो श्री कृष्णानंद व्यास को याद रखोगे कि इनके संगीत गुरु थे। और कृष्णानंद व्यास के द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ राग कल्पद्रुम 18 मार्च 1842 ईस्वी के अंदर स्थापना की गई थी। ठीक है। लिखा था और राग सागर से सम्मानित किया था। और एक बिल जनजाति आंदोलन को ध्यान रखना है। और इस मेवाड़ बिल कोर को मत भूलना। किसको? इस मेवाड़ बिल कोर को मत भूलना। इसके गठन, मुख्यालय, कमांडर और कार्य को ध्यान रखना। आगे बढ़े तो अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला अपना शासक है महाराणा सरदार सिंह। इनके नोट्स आ गए हैं, नोट्स देख लो। महाराणा सरदार सिंह 1838 से 1842 ईस्वी तक शासनकाल। बागोर के सामंत शिवदान सिंह के पुत्र थे। संगीताचार्य यानी कि संगीत गुरु श्री कृष्णानंद व्यास थे। प्रसिद्ध ग्रंथ राग कल्पद्रुम 18 मार्च 1842 ईस्वी में क्या था? लिखा था इसको। ठीक है। सरदार सिंह ने इन्हें राग सागर से क्या है? सम्मानित किया था। इनके शासनकाल में बिल जनजाति का उपद्रव यानी कि दोस्तों मैंने अभी बताया था आंदोलन। क्या था? आंदोलन क्या है? तेज हो गया था, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 ईस्वी में मेवाड़ बिल कोर का गठन किया था। ठीक है। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई? तो 1841 ईस्वी के अंदर। मुख्यालय खेरवाड़ा था। कमांडर जेसी ब्रुक था। कार्य था इनका बिलों पर क्या है? नियंत्रण करना। 14 जुलाई 1842 ईस्वी में सरदार सिंह की क्या है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़े तो महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह की बात करूं तो महाराणा स्वरूप सिंह का जो शासनकाल था वो शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल है 1842 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1861 ईस्वी तक था। अब ध्यान रखना दोस्तों, 1842 से 1861 ईस्वी यानी कि इनके शासनकाल की बात करूं तो इनके शासनकाल में एक सन आता है, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछने की 100% संभावना रहती है। और वो आएगा 1857, जिसे हम कहते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति। और 1857 ईस्वी की क्रांति के कौन थे? मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय। ठीक है। ये बात की बात है, हम पढ़ेंगे इस बिंदु को आगे। फिलहाल आपको जब याद आ गया तो बता देता हूँ। आगे बात करें, शासनकाल हो गया तो महाराणा स्वरूप सिंह कौन थे? सरदार सिंह के दत्तक पुत्र, यानी कि सरदार सिंह ने इनको गोद लिया था। अब गोद लिया तो क्या किसी के पुत्र थे या
या भाई थे, कौन थे? तो ये सरदार सिंह के क्या थे? छोटे भाई थे। सरदार सिंह जी ने अपने छोटे भाई को गोद लेकर क्या है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है सर जी, समझ में आ गया कि महाराणा स्वरूप सिंह एक तो किसके? सरदार सिंह के दत्तक पुत्र कहलाए, दूसरे इनके छोटे भाई थे। इनका शासनकाल 1842 से 1861 ईस्वी तक था, ये याद हो गया। इनके शासनकाल में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, ये भी हमें याद हो गया। सर अब आप आगे बताइए कि आगे और क्या क्या इनके अंदर हमें याद रखना है। तो चलो इनके अंदर आपको जो आगे याद रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। इनके निर्माण कार्य याद रखना है। स्वरूप सिंह द्वारा निर्माण कार्य, स्वरूप सिंह जी ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, स्वरूप सिंह जी ने एक निर्माण कार्य करवाया था गोवर्धन विलास महल का, दूसरा निर्माण कार्य गोवर्धन सागर का, तीसरा जगत शिरोमणि मंदिर का, चौथा स्वरूप सागर झील का आदेड़ा महल, पशुपालेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों कौन सा? गलत, पशुपालेश्वर नहीं है, पशुपातेश्वर है। टाइपिंग मिस्टेक कर दी मेरे भाई ने, छोटे भाई टाइप करता है, उसने मिस्टेक कर दी है। पशुपातेश्वर महादेव का मंदिर, विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। ये जीर्णोद्धार करवाया था 1857 ईस्वी के अंदर, जब दोस्तों क्या है हमारे विजय स्तंभ पर क्या है दोस्तों बिजली गिरी थी। उस बिजली के गिरने से क्या है विजय स्तंभ का जो ऊपरी महल है उस पर बिजली गिरी थी 90 मंजिल पर। तो 90 मंजिल का वापस इन्होंने क्या है जीर्णोद्धार करवाया था, ध्यान रखना। निर्माण कार्य के अंदर गोवर्धन विलास महल, गोवर्धन सागर, गोवर्धन विलास महल और गोवर्धन सागर, जगत शिरोमणि मंदिर, स्वरूप सागर झील का और आदेड़ा महल का और पशुपातेश्वर महादेव का मंदिर, विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया। छोटे छोटे 4-5 हैं। वैसे तो ये कला संस्कृति के बिंदु है, लेकिन हम जब स्वरूप सिंह को पढ़ रहे हैं और स्वरूप सिंह के अंदर यदि हम उनके निर्माण कार्य देख लेते हैं तो हमें क्या है कला संस्कृति में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। और जब कला संस्कृति पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपको याद आएगा कि स्वरूप सिंह जी जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका शासनकाल 1842 से 1861 ईस्वी था। उन्होंने एक तो गोवर्धन विलास महल, गोवर्धन सागर, जगत शिरोमणि मंदिर, पशुपातेश्वर, आदेड़ा महल, स्वरूप सागर झील, विजय स्तंभ सहित जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाए थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े दोस्तों, तो स्वरूप सिंह जी ने, ध्यान रखना, किसने? स्वरूप सिंह जी ने दोस्तों स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए थे। स्वरूप सिंह जी ने दोस्तों भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए, किसको? भ्रष्टाचारी को, यानी कि उस टाइम भी क्या है रुपयों की क्या है हेर फेर होती थी। क्या है रुपयों को लेकर दोस्तों क्या है अभी जिस समय भ्रष्टाचारी होता है उस टाइम भी क्या है भ्रष्टाचारी ज़्यादा होने लगी थी। तो भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए स्वरूप सिंह जी ने क्या है नकली पैसे का क्या है चलन ज़्यादा हो गया था उस टाइम भी। नकली पैसे का, किसका? नकली पैसे का क्या है दोस्तों ज़्यादा चलन हो गया था। और उस चलन को कम करने के लिए, नकली पैसे ज़्यादा चल गए थे, भ्रष्टाचारी ज़्यादा होने लगी, तो उसको रोकने के लिए स्वरूप सिंह जी ने स्वरूप शाही नाम से क्या है सिक्के चलाए थे चांदी के। स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए थे। अब इन स्वरूप शाही सिक्कों की क्या खासियत है, ध्यान रखना। एक तो इनके अग्रभाग पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ है और इन्हीं के पृष्ठ भाग पर चित्रकूट उदयपुर। जिस प्रकार से अभी हम 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो पुराना सिक्का है वो देखना, उस पर एक तरफ तो हेड है और एक तरफ टेल है, यानी कि एक तरफ क्या है राजा और एक तरफ अपन कहते हैं रानी। जिस तरीके से वो सिक्के बने हुए हैं उसी प्रकार से स्वरूप शाही चांदी के सिक्के के ऊपर एक तरफ तो दोस्ती लंदन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ है।
और ये जो चांदी के सिक्के थे वो 4 प्रकार के चलाए थे इन्होंने। कितने प्रकार के, ध्यान रखना, इन्होंने चांदी के सिक्के वो 4 प्रकार के चलाए थे। कौन कौन से? एक तो 1 रुपये का चलाया था, एक चलाया था इन्होंने 8 आना, एक चलाया था दोस्तों पावली, और एक चलाया था इनसे भी कम 1/8। 1 रुपये में दोस्तों ध्यान रखना कितने आना होते हैं? 16 आना होते हैं। इसी प्रकार 1/2 के अंदर दोस्तों कितने आने होते हैं? 8 आने। 1/4 में कितने आने होते हैं? 4 आने। 1/8 में कितने? 2 आने होते हैं। यानी कि इन्होंने 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आने के सिक्के चलाए थे चांदी के। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। अब स्वरूप सिंह जी के शासनकाल में बहुत बिंदु याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि स्वरूप सिंह जी के शासनकाल में 4 प्रथाओं पर रोक लगी थी। कितनी प्रथाओं पर दोस्तों? 4 प्रथा पर रोक लगी। 4 प्रथा पर क्या है? रोक लगी थी। स्वरूप सिंह के शासनकाल में 4 प्रथा पर रोक लगी। कौन कौन सी प्रथा पर रोक लगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रथा पर जो रोक लगी है वो भी अपन देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रथा है दोस्तों? एक तो है कन्यावत, दूसरी डाकन प्रथा, तीसरी सती प्रथा और चौथी जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगी है। अब कन्यावत प्रथा पर जो रोक लगी है दोस्तों, इस कन्यावत प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो ये लगी थी 1844 ईस्वी के अंदर। 1844 ईस्वी के अंदर कन्यावत पर रोक लगी थी। और ये रोक किसने लगाई थी? हमारे स्वरूप सिंह जी ने लगाई थी। किनके कहने पर? जैसी गुरु के कहने पर, यानी कि अंग्रेजों के कहने पर रोक लगाई थी कन्यावत पर, कि कोई भी क्या है अपनी कन्याओं का क्या है वध नहीं करेगा। और कन्यावत पर रोक क्यों लगाई गई दोस्तों? ये कन्यावत होता क्यों था पहले? अब तो मान लेते हैं कि डाइसा ज्यादा, यानी कि दहेज, अभी तो मान ले कि दहेज प्रथा ज्यादा है। क्या पहले भी ऐसा था क्या दोस्तों? पहले दहेज प्रथा नहीं थी, पहले कुछ और था। यानी कि जब कोई परिवार क्या है, कोई परिवार अपनी पुत्री का विवाह करता था, पहले अपनी पुत्री का क्या करता था? विवाह करता था। तो उस विवाह के समय इस पुत्री का दोस्तों जब घर से बाहर निकाला जाता है, तब दोस्तों क्या है, ऐसी ऐसी जाति के लोग जो उस समय जो रीति रिवाज थे उसके मुकाबले वो आते और वो पुत्री के पिता से एक रकम मांगते। क्या मांगते? एक रकम मांगते। और वो रकम इतनी महंगी या इतनी ज़्यादा होती कि उस पुत्री का, उस लड़की का पिता क्या है उसको चुकाने में असमर्थ होता था। इसलिए क्या है, वो परिवार कन्या को जन्म देना ही नहीं चाहता। अब बात को समझना कि एक परिवार के अंदर कोई एक लड़की ने जन्म लिया और जब उसका विवाह होता तो उस विवाह के अंदर जब विवाह संपूर्ण हो जाता है और लड़की के साथ ससुराल पहुंचाया जाता है विदाई के समय। कब? विदाई के समय रीति रिवाज के अनुसार अन्य जाति द्वारा जो कुछ जैसे राव है, बाठ है, वो ऐसे आते और उनसे विदाई के समय पिता से क्या है रकम मांगते। और वो रकम कभी कभी ज़्यादा होने के कारण वो चुका नहीं पाता पिता, और जिसके चलते उसे ऐसा लगता है कि मेरी लाज लजा शर्म समाज में क्या है सारी डूब चुकी है। और यदि वो चुका ले किसी से कर्ज लेके तो उस कर्ज को वो नहीं चुका पाता था। इसके चलते इन्होंने क्या सोचा कि हम हमारे घर के अंदर यदि कन्या क्या है उस कन्या का ही जन्म ना होने दे, तो क्या है कन्या का ही जन्म ना होने दे तो हमें ये रकम है ये ना देनी पड़े और हमें हमारी बेटी का विदाई ना करना पड़े। तो इस बात को लेकर परिवार क्या है कन्यावध करता था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस वध पर क्या है रोक लगा दी। अब ये रोक कब लगी दोस्तों? तो ये रोक लगी थी 1844 ईस्वी के अंदर। और जो भी
रीति रिवाज के अनुसार वो लेने आते तो उनके एक रकम फीस फिक्स कर दी थी कि आपको इतने पैसे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, जिसके चलते परिवार कन्याओं को जन्म पर बढ़ोतरी करने लगे, मान सम्मान मिलने लगा। फिर दोस्तों अगली रोक लगी थी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा पर रोक लगी थी और ये रोक लगी थी 1853 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों? 1853 ईस्वी के अंदर रोक लगी थी। और ये जो रोक लगी थी वो रोक लगाने वाला था जेसी बुरुक। कौन था? जेसी बुरुक। और ये जेसी बुरुक किसका कमांडर था दोस्तों? तो ये जेसी बुरुक कमांडर था अपने एमबीसी का, मेवाड़ बिल कोर का कमांडर था जेसी बुरुक। इसने डाकन प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है सर जी, अच्छी बात है, डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। स्वरूप सिंह जी ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। सती प्रथा क्या होती है? आपको पता है कि यदि कोई परिवार, राजा, महाराजा या किसी अन्य परिवार में कोई व्यक्ति क्या है स्वर्ग पदार्थ जाता था, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती तब व्यक्ति के साथ साथ क्या है उसकी पत्नी जो जीवित है वो क्या है अपने पति के साथ जिंदा जल जाती थी। क्या करती थी? अपने पति के साथ जिंदा जल जाती थी। तो जिंदा ना जले उसके लिए सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और ये रोक दोस्तों 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त 1861 ईस्वी में रोक लगी थी। 15 अगस्त 1861 ईस्वी में ये रोक लगी थी। और सती प्रथा पर रोक लगभग 8-9 सालों तक अंग्रेजों ने इन पर दबाव बनाया था, तब जाकर स्वरूप सिंह जी ने रोक लगाई थी। क्योंकि वो रोक तो लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगा नहीं पाए। वो रोकना चाह रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर क्या है, अंग्रेजों ने ज़्यादा दबाव बनाया कि कैसे भी करके इस पर रोक लगाओ आप। तब स्वरूप सिंह जी ने क्या है 15 अगस्त 1861 ईस्वी को संपूर्ण रूप से रोक लगा दी थी दोस्तों। और इन्होंने जीवित समाधि प्रथा पर भी क्या है रोक लगाई थी कि कोई जीवित व्यक्ति समाधि नहीं लेगा। पहले व्यक्ति या औरत क्या है जो जीवित होते थे किसी की भक्ति में लीन होकर क्या है जीवित समाधि ले लेते थे। तो इस पर भी स्वरूप सिंह जी ने रोक लगा दी। तो आपको ध्यान रखना, स्वरूप सिंह जी से 4 प्रथाओं पर रोक लगी थी। इनके निर्माण कार्य कौन कौन से थे ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो स्वरूप सिंह जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। स्वरूप सिंह जी के बारे में चलो 1857 की क्रांति की ओर बढ़ जाते हैं अपन। तो स्वरूप सिंह जी, इनका शासनकाल 1842 से 1861। तो इस शासन के बीच में मैंने कहा था कि एक 1857 ईस्वी आएगा और वो आ चुका है 1857 ईस्वी। और इसमें क्या है 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इस क्रांति के समय जो हमारे मेवाड़ के शासक थे वो शासक थे स्वरूप सिंह जी। कौन थे? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह जी थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे। और इस क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। कौन था? मेजर सावर्स था। 1857 की क्रांति के समय शासक पूछ ले तो स्वरूप सिंह, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले तो मेजर सावर्स था। ठीक है, इस 1857 ईस्वी के क्रांति के समय दोस्तों क्या है, इस क्रांति के समय जब दोस्तों हम क्रांति पढ़ेंगे तब हम उनमें पढ़ेंगे कि मेवाड़ के अंदर जो सैनिक छावनी थी उस सैनिक छावनी के अंदर से क्या है अंग्रेज भागे थे। क्योंकि जो सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह हुआ था, वहाँ के सैनिकों ने इन अंग्रेजों को दूड़ा दूड़ा कर भगाया था। क्या किया था? दूड़ा दूड़ा कर भगाया था। और तब वो भागे थे, तब उनको स्वरूप सिंह जी ने पिछोला जिले के स्थित जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी।
अब शरण किन किन को दी थी वो देखना। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स एवं अन्य अंग्रेजों को, क्या है, अन्य अंग्रेजों को पिछोला जेल स्थित जग मंदिर में, पिछोला जेल में स्थित जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर में क्या है, शरण दी थी। शरण किसने दी थी? स्वरूप सिंह जी को दी थी। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि जब अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब हम उस समय इनको विस्तार से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि समय अपना एक जगह लगे, एक जगह हम एक चीज़ को क्लियर करें, ताकि क्या है, हम जल्दी से जल्दी हमारा इतिहास का कोर्स कवर कर सके, समझ के साथ कर सके दोस्तों। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इतिहास में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आगे चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ सके। और दोस्तों मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, साथ ही साथ क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आगे बढ़े तो स्वरूप सिंह जी की मृत्यु दोस्तों, स्वरूप सिंह जी की मृत्यु होती है 1861 ईस्वी के अंदर। ठीक है, स्वरूप सिंह जी की मृत्यु होती है 1861 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के समय दोस्तों, इनकी मृत्यु के समय एक पासवान थी, उस पासवान का नाम था एंजाबाई। क्या नाम था? एंजाबाई। और ये एंजाबाई क्या है, सती हुई थी। अब ध्यान रखना कि स्वरूप सिंह जी की मृत्यु हुई थी 1861 ईस्वी में, और इस 1861 ईस्वी में इनकी पासवान सती हुई थी। शॉर्ट में समझाऊं वापिस? चलो समझा देता हूँ एक बार, समझ में नहीं आया होगा। स्वरूप सिंह जी, इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी में। मृत्यु के समय, किस समय? मृत्यु के समय इनके एक पासवान का नाम एंजाबाई। क्या नाम है? एंजाबाई। वो एंजाबाई क्या है, सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। कि इन्होंने कहा कि राजा ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। रोक कब लगाई? 15 अगस्त 1861 ईस्वी में। लेकिन मैं क्या है, सती होंगी। मेरा विशेष प्रेम था राजा से। क्या था? विशेष प्रेम था, इसलिए राजा की कोई रानी सती हो या ना हो, इन्होंने प्रथा पर रोक लगाई हो, लेकिन मैं तो सती होंगी। तो ध्यान रखना, स्वरूप सिंह की पासवान क्या है, एंजाबाई, इनके साथ सती होती हैं। और ये मेवाड़ राजघराने की क्या थी, अंतिम सती घटना थी। यानी कि आप कह सकते हो कि मेवाड़ राजघराने में अंतिम सती कौन हुई थी? तो ये हुई थी एंजाबाई। कौन हुई थी? एंजाबाई हुई थी। ध्यान रखना, यानी कि मेवाड़ के ये अंतिम शासक थे जो इनके साथ क्या है, सती घटना हुई थी। अब आगे बढ़े, इनके नोट्स देख ले एक बार, छोटे से नोट्स हैं इनके। शुरुआत करें नोट्स को लेकर। महाराणा स्वरूप सिंह, शासनकाल 1842 से 1861 ईस्वी में। सरदार सिंह के दत्तक पुत्र, सरदार सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, सरदार सिंह जी ने इनको गोद लिया था, इसलिए दत्तक पुत्र। और ये वास्तव में थे कौन? सरदार सिंह के छोटे भाई थे। इनके निर्माण कार्य की बात करूं तो गोवर्धन विलास महल बनवाया था, गोवर्धन सागर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया था, आदेड़ा महल बनवाया था, पशुपातेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने नहीं, इन्होंने तो क्या है, जीर्णोद्धार करवाया था। 1857 के समय जब बिजली गिरी थी विजय स्तंभ के ऊपरी छत पर, ऊपरी माले पर, तब उसका क्या है, पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने स्वरूप सहित चांदी के सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं, सिक्के चलाए थे।
इन सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। इन सिक्कों के अग्रभाग पर तो दोस्ती लंदन और पृष्ठ भाग पर चित्रकूट उदयपुर शब्द अंकित है। ये सिक्के 4 प्रकार के थे, 1 रुपया, 8 आना, पावली, पावली से भी और कम, यानी कि 16 आना, 8 आना, 4 आना, 2 आना थे। इनके शासनकाल में 1844 ईस्वी में मेवाड़ में कन्यावत पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1853 ईस्वी में इनके शासनकाल में एमबीसी के कमांडर मेवाड़ बिल कोर के कमांडर जेसी ब्रुक ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। 15 अगस्त 1861 ईस्वी को सती प्रथा पर रोक लगाई थी स्वरूप सिंह जी ने। जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय के शासक हैं। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स एवं अन्य अंग्रेजों को पिछोला जिला स्थित जग मंदिर में क्या दी, शरण दी थी दोस्तों। ठीक है। इनके बारे में 2 बिंदु और पढ़ लेते हैं कि 1861 में महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु पर इनके साथ इनकी पासवान एंजाबाई क्या है, सती हुई थी। मेवाड़ राजघराने की अंतिम सती घटना, और स्वरूप सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे, जो क्या थे, अंतिम शासक थे, जिनके साथ कोई अंतिम शासक थे जिनके साथ क्या है, कोई सती हुई थी। क्या हुई थी, कोई सती हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब आज की क्लास हम अंत की ओर ले जाएंगे, उससे पहले अपन एक शासक को और पढ़ लेते हैं, महाराणा शंभू सिंह, छोटे से शासक। इनका शासनकाल है, शासनकाल तो ज़्यादा रहा, लेकिन इनके शासनकाल के अंदर कार्य कम हुए थे, और ये क्या है, जल्दी से हम इनको समाप्त कर लेंगे। इनके अंदर 4-5 बिंदु याद रखना है। एक तो दोस्तों, इनके शासनकाल में इनका शासन कार्य किसने संभाला था, इन्होंने कौन से विद्यालय खोला था, और इनके शासनकाल में कौन सी महामारी फैली थी। इनके शासनकाल के अंदर दोस्तों इनको एक GCSI का क्या है, खिताब दिया गया था। वो खिताब कौन था, इन्होंने एक सेना का गठन किया था। ये छोटे मोटे 4-5 बिंदु है याद रखने के, अपन याद भी कर लेंगे, याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। समझना आपको ज़रूरी है, समझ में आ जाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। क्लास 1 बार नहीं 2 बार देखोगे, समझ जाओगे। विस्तार से मैं समझा रहा हूँ, विस्तार से आपको नोट्स दे रहा हूँ, ना तो कोई ऐसी बुक है जो सारे मैटर को एक साथ करके दे रही है। मैं अलग अलग लेखक ऑथेंटिक बुकों का संग्रहण करके दोस्तों क्या है, उनमें से नोट्स बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, ताकि सभी मैटर आपको एक जगह से मिल जाए। ठीक है। बात करें महाराणा शंभू सिंह की, तो महाराणा शंभू सिंह का शासनकाल क्या था, तो इनका जो शासनकाल था वो था दोस्तों 1861 से 1874 ईस्वी तक। 1861 से 1874 ईस्वी तक इनका महाराणा शंभू सिंह जी का शासनकाल था दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको शुरुआत में कुछ गलत बताया था। क्या बताया था, अब शुरुआत में जाना तो पड़ेगा, शासनकाल को लेकर मैंने कुछ गलत बता दिया था, बिल्कुल गलत बताया था शंभू सिंह का शासनकाल को लेकर। ध्यान रखना, शंभू सिंह का शासनकाल 1874 से लेकर कितना है, सॉरी 1861 से लेकर, फिर गलत जा रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है, 1861 से लेकर 1874 ईस्वी तक। ध्यान रखना, हल्की सी मिस्टेक हो गई तो हो गई, क्या करें अब टाइपिंग में, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया जब आगे बढ़ा मैं शासनकाल को लेकर। अब जब शासनकाल पर गए शंभू सिंह को लेकर, तब याद आया कि हमने ये गलती की थी। ये गलती क्या की थी कि हमने ये गलती की थी कि हमने वहाँ पर ये गलत कर दिया। कोई बात नहीं, गलती को सुधार दिया ना साथ ही साथ। तो महाराणा शंभू सिंह शासनकाल 1861 से लेकर दोस्तों कितना है, 1800 क्या हो क्या रहा है, 1861 से 1874 ईस्वी तक।
ध्यान रखना, यह स्वरूप सिंह के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। यानी कि स्वरूप सिंह ने इनको गोद लिया था। अब गोद किन से लिया था, तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वरूप सिंह ने, दोस्तों ध्यान रखना, अपने भाई के, स्वरूप सिंह जी का एक भाई था, उस भाई के पोते से, किसको, उस भाई के जो पोता था उससे इसको गोद लिया था। तो स्वरूप सिंह ने अपने भाई के पोते शंभू सिंह को गोद लिया था। ठीक है, गोद ले लिया। शंभू सिंह जी जब शासक बने थे तब अवयस्क शासक थे, यानी कि इनकी उम्र जो थी वो नाबालिग थे, यानी कि क्या थे, नाबालिग थे। ये शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे। तो अब शासन व्यवस्था नहीं संभालेंगे तो इनके शासन काल में इनका शासन कार्य कौन करेगा, इनका कोई शासन कार्य भी तो करना वाला चाहिए। तो इनका शासन कार्य कौन करेगा, तो पहले तो क्या होता था कि शासन कार्य राजा का कोई खास व्यक्ति होता था, वो संभालता था। कौन संभालता था, राजा का खास व्यक्ति। लेकिन जब से मेवाड़ ने अंग्रेजों के साथ, किनसे, अंग्रेजों के साथ संधि की, तब से एक बात हो गई कि अब जो शासन व्यवस्था वो संभालेगा जिन्हें अंग्रेज क्या है, चुनेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे एक सिद्धांत और एक नियम है कि यदि कोई राजा नाबालिग है तो उसका शासन कार्य क्या है, हम एक कमेटी घोषित करते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं, वो कमेटी चलाती है। तो अब शासन कार्य कौन चलाएगा, पंच सरदार काउंसिल, जिसे हम रीजेंसी काउंसिल भी कहते हैं, रीजेंसी काउंसिल भी कहते हैं, ये चलाएगी। अब पंच सरदारी काउंसिल, रीजेंसी काउंसिल के अंदर 5 व्यक्ति होते हैं, 5 सरदार व्यक्ति होते हैं, जिसमें राजा का खास व्यक्ति भी होता है, जिसमें राजा का मंत्री होता है, महामंत्री होते हैं। ये 5 व्यक्ति मिलकर इस शासन कार्य को चलाते हैं। ठीक है, और इस पंच सरदारी का गठन किसने किया, तो इस पंच सरदारी का जो गठन किया था दोस्तों, वो गठन किया था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर ने। मेवाड़ के अंदर पंच सरदारी काउंसिल का क्या है, गठन किया था। आपको इतना सा ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो इनके शासन काल के अंदर दोस्तों एक ध्यान रखना, क्या हुआ था इनके शासन काल में दोस्तों, तो इनके शासन काल में एक तो सती प्रथा पर, जो सती प्रथा है, और एक है दास प्रथा। इन सती प्रथा पर और एक दास प्रथा पर क्या पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया कि इन्होंने कहा कि मेरे जो पिताजी अब जब गोद ले लिया तो इनके पिताजी कौन हुए, सरदार सिंह हुए। तो इनका कहना है कि मेरे पिताजी जो सरदार सिंह जी हैं, सरदार सिंह जी के शासन काल में एक घटना क्या है घटित हुई थी, सती प्रथा की। उन्होंने रोक लगाई फिर भी घटना घटित हुई। अब मैं कहता हूँ कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, वो एक हुई, अब तो एक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से रोक लगा दी सती प्रथा पर। और दूसरी क्या है, दास प्रथा पर। पहले एक सिस्टम था कि राजा के यहाँ पर जो काम करते थे उनको साल में कुछ दिनों के लिए क्या है, फ्री में काम करना था। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दास दासी हैं, इनको मुक्त करो दास दासी के जिम्मेदारी से। ये यदि हमारे यहाँ ये काम करते हैं तो इनको क्या है, इनका वेतन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको उसका वेतन दे दो, दास रूप से समाप्त करो, इनको फ्री में कोई काम नहीं करवाना। तो इन्होंने क्या है, दास प्रथा पर भी क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और बात करें तो महाराणा शंभू सिंह जी ने एक नई सेना का क्या है, गठन किया था नई सेना का। ये गठन किसने किया था, शंभू सिंह जी ने किया था। शंभू सिंह जी ने एक नई सेना का क्या है, गठन किया था। गठन इसलिए किया था कि ये चाहते थे कि मेरी जो शक्ति है वो शक्ति और मजबूत हो। अंग्रेजों का साथ तो है ही है, कोई राजा आक्रमण करे तो भी अंग्रेजों का साथ है, साथ ही साथ कोई प्रजा यदि आंदोलन करे
तो भी मेरे पास क्या है, एक शक्ति होनी चाहिए। यदि मुझे ज़रूरत पड़े, अंग्रेज़ ज़्यादा दबाव डाले, अंग्रेज़ कुछ अलग चीज़ करना चाहे जो मुझे पसंद नहीं है, तो उनसे लड़ना पड़े तो भी मेरे पास सेना होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या है, एक नई सेना का गठन किया था उसका नाम रखा था शंभू पलटन। क्या नाम रखा था? शंभू पलटन नाम रखा था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो शंभू सिंह जी ने 1863 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर के अंदर एक विद्यालय खोला था। क्या खोला था? एक विद्यालय खोला था 1863 ईस्वी के अंदर शंभू सिंह जी ने, ध्यान रखना, शंभू सिंह जी ने उदयपुर में एक विद्यालय खोला, उसका नाम रखा था शंभू रत्न पाठशाला। क्या नाम रखा? शंभू रत्न पाठशाला नाम रखा था दोस्तों। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। इनके शासनकाल में दोस्तों ध्यान रखना, हैजा नामक महामारी फैली थी। महामारी फैली, हैजा नामक क्या है, महामारी फैली। और बात करूं तो शंभू सिंह जी ने 1870 ईस्वी में, अक्टूबर 1870 ईस्वी में एक वाइसराय लॉर्ड मेयो, कौन? वाइसराय लॉर्ड मेयो, जब अजमेर के अंदर अजमेर दरबार लगाया था, तब उनसे मिलने के लिए गए थे। कहाँ पर? अजमेर गए थे शंभू सिंह जी। और किन से? वाइसराय लॉर्ड मेयो से। ध्यान रखना कि शंभू सिंह जी अक्टूबर महीने में 1870 ईस्वी के अंदर वाइसराय लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में क्या है, सम्मिलित हुए थे। वाइसराय अजमेर आया था, इन्होंने अजमेर के अंदर अपना एक दरबार लगाया, उस दरबार के अंदर ये सम्मिलित हुए थे। कौन हुए थे? शंभू सिंह जी हुए थे। ठीक है, 6 सितंबर 1871 ईस्वी को अंग्रेजों की ओर से, किसकी ओर से? अंग्रेजों की ओर से कर्नल बुर्क आया था, और एक कर्नल बुर्क शंभू सिंह जी को दोस्तों GCSI का क्या है, खिताब देता है। GCSI का क्या है, खिताब देता है। मना करते हैं शंभू सिंह जी कि मुझे कोई खिताब वगैरह, कोई उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो पहले से ही हिंदुआ सूरज है, तो हमें किसी चीज़ की कोई खिताब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कर्नल बुर्क कहते हैं कि हमारे अंग्रेज अधिकारी जो ब्रिटिश सरकार है उनकी ओर से आया है, आप ले लीजिए। तब शंभू सिंह जी लेते हैं GCSI का खिताब। GCSI का पूरा नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करें तो शंभू सिंह जी की दोस्तों 1874 ईस्वी में क्या है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये मेवाड़ के पहले महाराणा थे। पहले क्या थे? महाराणा, जिनके साथ में कोई सती नहीं हुई थी। क्या है? कोई सती नहीं हुई, इतना ध्यान रखना। मेवाड़ के पहले महाराणा जिनके साथ में कोई सती नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनके नोट्स देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को विराम देंगे। महाराणा शंभू सिंह शासनकाल 1861 से 1874 ईस्वी तक स्वरूप सिंह ने अपने भाई के पौत्र शंभू सिंह को गोद लिया था। 17 नवंबर 1861 ईस्वी को राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, ये वयस्क शासक थे। इनका शासन कार्य पंच सरदारी काउंसिल, जिसे रीजेंसी काउंसिल कहते हैं, उसके द्वारा चलाया गया था। इस पंच सरदारी काउंसिल का गठन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर ने किया था। इन्होंने सती प्रथा एवं दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने शंभू पलटन नाम से नई सेना का गठन किया था। इन्होंने 1863 ईस्वी में उदयपुर में शंभू रत्न पाठशाला नाम से एक विद्यालय खोला था। इनके शासनकाल में हैजा नामक महामारी फैली थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में महाराणा ने वाइसराय लॉर्ड मेयो, जो मेयो का अजमेर दरबार था, उस दरबार में वाइसराय लॉर्ड से क्या है, मुलाकात की थी। आगे बढ़े
6 सितंबर 1871 ईस्वी को उदयपुर में कर्नल ब्रुक ने महाराणा को ब्रिटिश सरकार की ओर से GCSI का खिताब दिया था। GCSI का पूरा फुल फॉर्म है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। मृत्यु 1874 ईस्वी में। मेवाड़ का पहला शासक जिसके साथ क्या है, कोई सती नहीं हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी क्लास यहाँ पर अपन विराम देते हैं। कल नहीं दोस्तों, परसों क्लास होगी। और ध्यान रखना, कल से मैं आपके MCQ क्लास शुरू कर रहा हूँ। MCQ की क्लास, एक दिन ये क्लास होगी, एक दिन MCQ की क्लास होगी। और अब अपन लगातार रूटीन में चलेंगे, कोई गैप नहीं लेंगे। बहुत गैप ले लिया, बहुत आराम कर लिया, बहुत मौज मस्ती हो गई। अब लगातार हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। क्लास पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, आपके दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों आपका।